दोस्तों नमस्कार। मॉनिटर इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमारी ज्योमेट्री बात चल रही थी, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे लास्ट में। तो आज फिर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो कल जो लास्ट में कर रहे थे आप, उसका एग्जाम्पल हमने कर ही लिया था। इसमें आज और नई बात करने वाले हैं हम। तो मैं बता था कल आपके लिए, भाई किसी भी त्रिभुज के अंदर 4 सेंटर होते हैं, तो उन सेंटर्स के बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें अंत केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं उसको हम। तो आप सभी हेडिंग डाल लें, अंत केंद्र, इन सेंटर, अंत केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं इसको। किसी भी त्रिभुज के अंदर अंत केंद्र कब बनता है, इन सेंटर कब बनता है? जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल बनाया मैंने, ये कोई ट्रायंगल है। यदि आप इसके अंदर तीनों अंत कोणों का, ये कोण है, ये कोण है और ये कोण है, अगर इस कोण का अर्धक कर दें, ऐसे इसको भी बाइसेक्ट कर दें, अर्धक कर दें, और इसको भी बाइसेक्ट कर दें, अर्धक कर दें, तो ये जो बिंदु आ रहा है हमारे पास, ये कहलाता है हमारा अंत केंद्र, इन सेंटर बोलते हैं इसको। तो डेफिनेशन क्या रही इसकी कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक, तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु अंत केंद्र कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। अर्धक का मतलब है कि अगर ये 50 डिग्री कोण है तो 25 25 हो गए, इधर 25 इधर 25, सीधी लाइन आएगी यहाँ पर। अगर ये 60 है तो 30 30 पे हो जाएगा, और यदि बच्चा कुचा जो कोण है वो उसका आधा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो अंत केंद्र कहलाता है। तो इसको कहते हैं अंत केंद्र। सपोज करो कि ये एबीसी हमारा कोई ट्रायंगल है और ये अंत केंद्र है ओ। तो जब हम अंदर वाला वृत्त बनाते हैं ना, किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त, उसका केंद्र भी कह सकते हैं इसको हम। यदि आप यहाँ पर अंत केंद्र के माध्यम से ऐसे वृत्त बनाया आपने ऐसे, तो ये जो वृत्त बन रहा है हमारे पास में, ये कहलाता है हमारा इन सर्किल अंत वृत्त। तो ये कह सकते हैं कि अंतर्गत अंत केंद्र जो होता है वो अंतर्गत वृत्त का केंद्र भी होता है। अंतर्गत वृत्त का क्या होता है? केंद्र। एक तो बात ध्यान रखिए वो कि यदि हम अंत केंद्र की बात कर रहे हैं तो उससे अंदर वाला सर्कल बनेगा, और अंदर वाले सर्कल को कैसे बनाते हैं हम? तीनों भुजाओं को छूता हुआ जाएगा ये। तो यदि आपने इससे सेंटर से यहाँ से लंब डाल दिया तो वो जो टच करेगा पॉइंट वो लंब वहीं पहुंचेगा इसके अंदर। तो यदि आपने तीनों टचिंग पॉइंटों को मिलाया तो उस वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। तो ध्यान रखना है कि यदि आपके पास अंत केंद्र की बात आ रही है तो तीनों कोणों का अर्धक करना पड़ेगा हमें। पॉइंट तो हमें दो कोणों के अर्धक से मिल जाएगा, इस कोण का अर्धक किया, इसका अर्धक किया, और यहाँ पर आपको एक कटिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो तीसरा अर्धक भी यहीं होकर निकलेगा अगर आपने सही चित्र बनाया तो, ठीक है ना। एक इसमें आती है एंगल प्रॉपर्टी। तो यदि मैं यहाँ से इस एंगल को निकालना चाहूँ, कोण बीओसी को, ए दे रखा है आपके लिए, बीओसी पूछ रहा है। जब ए दे रखा है, बीओसी पूछ रहा है, तो इसका सूत्र लिख लें आप, 90 प्लस होता है ये a/2। इसका मतलब है यदि आपके पास में 50 डिग्री हो तो 50 का आधा करना पड़ेगा हमको। 50 का आधा 25 होता है, 25 को 90 में जोड़ना पड़ेगा, तो आपको ये सेंटर वाला जो कोण हमारा ये मिल जाएगा बीओसी। अब जरूरी नहीं साहब बीओसी पूछे वो, यदि आपसे एओसी पूछता है वो, तो एओसी पूछेगा तो आपको तो ये कोण काम करेगा, तो बी आपको यहाँ पर आधा करना पड़ेगा, तो b/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे एओ भी पूछ लिया उसने, तो इसको 90 प्लस एंगल c/2 भी कह सकते हैं हम। तो ध्यान ये रखेंगे हम कि अगर आपके पास कोण ए दे करके और एओ भी बीओसी पूछ रहा है, या कोण बी दे करके एओसी पूछ रहा है, या कोण सी दे करके एओ भी पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें लैंग्वेज लिखी आई क्लियर कि ओ हमारा कौन सा केंद्र है। उसने बोला कि ओ अंत केंद्र है। यदि ओ अंत केंद्र है तो आपको इस कोण को देके इसको पूछ सकता है, या इस कोण को देके इसको पूछ सकता है। तो तीनों नोट कर लें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सवाल इसके ऊपर आते रहते हैं। बीओसी बराबर 90 प्लस कोण a/2, ये हो गया हमारा इन सेंटर, अंत केंद्र। अंत केंद्र हमारे किसी भी त्रिभुज के अंदर उस वृत्त का भी केंद्र होता है जो अंदर तीनों भुजाओं को टच करते हुए मिलता है। यदि आपसे पूछता है इस वृत्त की त्रिज्या बताओ, तो इस त्रिज्या को निकालने के लिए आपको सेंटर से और इस टचिंग पॉइंट को मिलाना पड़ेगा, और वो उस पर लंब होगा, तो वो कहलाते हैं। अगर हमने यहाँ सेंटर से लंब डाला तो उसको लंब कहेंगे हम। तो वो प्रत्येक लंब जो होगा यहाँ पर, यहाँ से मिलाओ, यहाँ से मिलाओ,
तो तीनों लंब सेम होंगे क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान होगी, तो यहाँ से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं हम लंब डाल करके। तो ये है हमारा इन सेंटर अंतः केंद्र। इसके बाद लिखिए परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? परिकेंद्र इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। परिकेंद्र की बात करते हैं अब। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल खींच लिया हमने और ये इसकी भुजा है, और यदि इस साइड का हम सपोज करो कि अर्धक कर दें, इस साइड का भी अर्धक कर दें और इस साइड का भी अर्धक कर दें, तो ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास अब, ये वाला पॉइंट, ये कहलाता है हमारा कौन सा? परिकेंद्र। ये अर्धक का मतलब आधी भुजाओं की लंब जाएगी, तो इसको कहते हैं हम जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स वेयर आर मीट, जब तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। कौन सा केंद्र कहलाता है? परिकेंद्र। अगर मैं इसको इससे मिला दूं ऐसे, तो इससे देखो बाहर वाला सर्कल बनता है इसमें, तीनों शीर्षों को छूता हुआ, ये थोड़ा कट गया, यहाँ से कटगा नहीं, कोने से निकलेगा ये, तो ये आपके पास जो केंद्र आ रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है परिकेंद्र। तो अब क्या ध्यान रखना है हमको कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक, कौन से अर्धक? लंब अर्धक, यानी लंब का मतलब सीधी लाइन, अर्धक का मतलब आधी भुजा पे हो गए, तो लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु कहलाता है परिकेंद्र। और परिकेंद्र जो होता है वो बाहर वाले वृत्त का केंद्र होता है, इसको कहते हैं हम सरकम सेंटर। और आप ध्यान से देखो, सेंटर से यदि आपने ये शीर्ष को मिलाया, यहाँ मिलाया और यहाँ मिलाया, तो आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। उसमें वृत्त की त्रिज्या कहाँ मिल रही थी? लंब डालकर। और इसमें आपने यहाँ पर सेंटर से इसको मिलाया, तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। और जैसे वहाँ पर कोण की आपकी प्रॉपर्टी थी, यहाँ भी आपको कोण की प्रॉपर्टी मिलती है। और वो कोण की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी नोट कर लें आप, कि जैसे मान लो आपको यहाँ पर BOC चाहिए, इसको भी वो कह देता हूँ मैं, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C कह दिया। अब मैं आपसे BOC पूछ रहा हूँ, यदि आपसे कोण BOC पूछे यहाँ पर, ये वाला, तो एंगल BOC जो होता है, कोण BOC बराबर होता है 2 इंटू एंगल A। इसका मतलब है कि अगर A देगा हमें और BOC पूछेगा तो इसका डबल करना है बस। अगर मैं पूछता हूँ आपसे AOC, तो AOC बताओ क्या हो जाएगा फिर? ये इसके अपोजिट हो गया, तो 2 इंटू भी हो जाएगा। और अगर मैं पूछता हूँ आपसे AOB, तो ये 2 इंटू C हो जाएगा। तीनों नोट कर लें आप। किसी भी शीर्ष कोण को देकर के आपसे सेंटर वाला कोण पूछ सकता है। तो आपसे यदि BOC दे दिया तो A पूछ सकता है, AOC दे दिया B पूछ सकता है, और AOB दे दिया तो C पूछ सकता है। ये होता है परिकेंद्र। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो ये हमारा दूसरा सेंटर हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे सेंटर की। इंडिकेट कर चलो साथ साथ में आप। ये आपके पास AOB हो जाएगा, यहाँ पर इधर से AOC हो जाएगा, इधर AOB हो जाएगा। जैसे मान लो ये आपका एंगल हो गया और एक एंगल आपका इधर से हो जाएगा ये वाला, ये BOC, ये AOC और ये AOB। चलिए तीसरा लिखिए आप, लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र होता है ऑर्थो सेंटर। वही त्रिभुज बनाते हैं एक, और तीनों भुजाओं से लंब डालते हैं। यहाँ पर तीनों शीर्षों से इस भुजा पर लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल दिया, और यहाँ से अगर लंब डालेंगे तो ये
इसी सेंटर से गुजरेगा। अब ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, ये वाला, ये कहलाता है हमारा कौन सा केंद्र? लंब केंद्र। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या रही फिर? ये अगर ABC हमारा ट्रायंगल है यहाँ पर, तो इसमें भी आपसे एंगल प्रॉपर्टी पूछ सकता है। तो इसकी परिभाषा क्या रहेगी कि जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से, शीर्ष कहलाते हैं कोने, जब किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं वो कहलाता है लंब केंद्र। अब लंब केंद्र हमारे पास में आ चुका है। यदि आपको एंगल ए देता है और एंगल पूछता है हमसे, सपोज लो इसको भी ओ कह देता हूं मैं, अगर एंगल ए BOC पूछा हमसे, एंगल BOC, तो इसको लिखते हैं 180 माइनस एंगल ए। इसी प्रकार से अगर आपसे AOC पूछ रहा है, AOC पूछेगा तो आप 180 माइनस बी कर देंगे, और अगर आपको AOB पूछेगा तो 180 माइनस सी कर देंगे। अब कैसे आते हैं वो हमें, वो भी निकाल सकते हैं हम। अब ध्यान से देखो निकालने की तरीका क्या है इसमें, कि जैसे मान लो ये आपके पास चतुर्भुज दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना। अब ये लंब है तो 90 डिग्री कोण है, ये भी 90 डिग्री कोण है, तो 90 90 180 हो गया ना। तो ये कोण और ये कोण मिलकर भी 180 होंगे। जब आपका ये चतुर्भुज बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये आपका 90 डिग्री, क्यों कह रहा हूँ कि ये लंब है सीधे यहाँ पर, ये भी लंब है, तो ये 90 ये 90, तो 90 90 180 हो गया। और ये आप जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। जब ये दोनों मिलकर 180 हो रहे हैं तो ये दोनों मिलकर, यानी ये वाला और ये वाला, ये भी 180 होंगे। अगर समझ रहो कि ये 70 डिग्री हुआ, या समझ रहो कि ये 40 डिग्री हुआ, तो ये 140 हो जाएगा। अगर ये 140 होगा तो ये भी 140 होगा। तो इसलिए हमको दिख रहा है यहाँ पर कि यदि ये कोण ए है तो फिर 180 माइनस ए है, और ये 180 माइनस ए तो ये भी 180 माइनस ए है। क्यों है? क्योंकि ये आपके पास में जो शीर्ष कोण बताए थे मैंने आपको, उससे निकल रहा है हमारे पास। तो आप इसको डायरेक्ट याद करें, कैसे निकलता है उससे मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी सवाल बन के आती है। आपको ए देगा, BOC पूछेगा, BOC देगा तो ये पूछेगा, केवल 180 में से ए घटाना है हमको। तो तीनों केंद्रों के साथ में एंगल वाली प्रॉपर्टी आपको याद हो गई है, अब याद हो जानी चाहिए कि जब हमारा अंत्य केंद्र होता है तो 90 प्लस कोण A/2 आता है, जब हमारा परिकेंद्र होता है तो डबल ए होता है, और जब हमारा लंब केंद्र होता है तो 180 माइनस ए होता है। इन तीनों केंद्रों के साथ में एंगल वाली प्रॉपर्टी आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लंब केंद्र। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये हमारा जो त्रिभुज है, अब ये त्रिभुज कोई प्रकार का हो सकता है, जरूरी नहीं त्रिभुज ऐसा ही बने हमारा, त्रिभुज और भी कोई होगा तो भी प्रॉपर्टी सारी काम करेंगी। जैसे मान लो मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, दूसरा चित्र बनाते हैं इसी के अंदर हम। जैसे मान लो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने ऐसे, इस टाइप से, तो ये 90 डिग्री कोण हो गया यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से आप कि यदि आप इसका लंब केंद्र निकालना चाहते हो तो आप सामने वाली भुजा पर लंब डालते हो। जब आपने इसको लिया तो यहाँ लंब डाला तो देखो यहाँ पर आया ये। अगर आपने यहाँ से लंब डाला देखो यहाँ आया, और यहाँ से लंब डाला तो यहाँ आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इससे इस पर लंब डालेंगे तो देखो ऐसी जाएगा ये। तो जो तीनों का मुलाकात हो रहा है यहाँ पर, तीनों लंबों का, तो इसी बिंदु पर हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अभी जो देख रहे थे उसमें अंदर तीनों देखने मिल रही थी, आपके तीनों का जो लंब केंद्र अंदर मिल रहा था। लेकिन यदि ये समकोण त्रिभुज आ गया तो लंब केंद्र कहाँ होता है? ये सवाल बन के भी आ सकता है हमको कि जब हमारा समकोण त्रिभुज हो तो उसमें लंब केंद्र कहाँ होता है? समकोणीय शीर्ष पर। इसको कहते हैं समकोणीय शीर्ष, जहाँ पर दोनों जो रेखाएं मिल रही है 90 डिग्री कोण बना रही है। ये आधार है तो ये लंब है, और ये लंब है तो ये आधार है। समकोण बनाने वाली भुजाएं यहाँ पर मिल रही हैं। इसका मतलब ये जो शीर्ष है हमारा, ये कहलाता है समकोणीय शीर्ष। तो आप ये भी कह सकते हैं भाई किसी समकोण त्रिभुज के अंदर लंब केंद्र कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र समकोणीय शीर्ष पर होता है। ये ध्यान रखेंगे हम। ये लंब केंद्र आ गया, ये ए था, ये बी था, और ये सी था। तो ये ओ भी है हमारे उस हिसाब से, जो BOC निकाल रहे थे आप उस हिसाब से यहाँ बी भी है हमारे पास, और यहाँ ओ भी है। तो ध्यान रखिए बात कि जब हमारे पास समकोण त्रिभुज की आएगी और वो सवाल पूछ रहा है कि
लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में कहाँ स्थित होता है, तो आपका आंसर होगा समकोणीय शीर्ष पर स्थित होता है। सपोज करो कि मैं इसमें परिकेंद्र निकालना चाहता हूँ, परिकेंद्र पढ़ चुके ना। अगर समकोण त्रिभुज ही हमारे पास, उसको भी देखते हैं। देखो जैसे मान लो आपने ये समकोण त्रिभुज बनाया, अभी मैंने बताया था भाई परिकेंद्र कब बनता है, जब तीनों भुजाओं के लंब अर्धक करते हैं हम। अब जैसे मान लो ये भुजा है हमारे पास, ये हमारे पास में आधी कर दी हमने, थोड़ा इधर आएगा ये, और यहाँ से आपने इसका लंब कर दिया, इसी प्रकार से आपने इसका भी अर्धक कर दिया, और इसी प्रकार से आपने इसका भी अर्धक कर दिया, तो ये इस जगह बिंदु मिलेगा हमारा। तो ध्यान से देखो कि ये जितना ऊपर है ना उतने नीचे है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो एक नई प्रॉपर्टी और बन के आ गई कि जब हमारा समकोण त्रिभुज होगा और परिकेंद्र निकाल रहे होंगे आप, तो परिकेंद्र जो होता है समकोण त्रिभुज के कर्ण के मध्यबिंदु पर होता है। जब कर्ण के मध्यबिंदु पर होता है तो आप देख रहे थे भाई इसके बाहर सर्कल बनाते हैं ऐसे हम, तो इसकी त्रिज्या भी निकाल सकते हैं फिर तो हम। जो आपकी त्रिज्या आ रही वृत्त की यहाँ पर, ये वाली त्रिज्या, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि कोई हमारे पास में समकोण त्रिभुज हो और समकोण त्रिभुज के अंदर परिकेंद्र दे रखा हो, तो परिकेंद्र जो होता है, सर्कम सेंटर जो होता है, कर्ण के मध्यबिंदु पर होता है। यदि उसने परित्रिज्या पूछ ली, रेडियस पूछ ली आपसे सर्कम सेंटर की, सर्कम सर्कल की, तो आप यहाँ पर सीधा कर्ण का आधा कर सकते हैं, क्योंकि कर्ण हमारा जो पूरा है इसके मध्यबिंदु मिल रहे हैं। तो आपको यदि समकोण त्रिभुज दे रखा हो, परिकेंद्र की बात कर रहा हो, तो आंसर देंगे साहब मध्यबिंदु होता है, और यदि त्रिज्या पूछ ले तो कर्ण का आधा कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो जैसा त्रिभुज होगा नियम वही रहेगा, रूल वही हमारा कि तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं पर डाले गए लंब, लंब केंद्र हो गया। तीनों भुजाओं के लंब अर्धक जहां मिलते वो परिकेंद्र हो गया, और जब तीनों कोणों के अर्धक जहां मिलते हैं वो अंतः केंद्र हो गया। और एंगल वाली प्रॉपर्टी सब में सेम है। ठीक है ना। चलिए और बात करते हैं हम। एक चौथा केंद्र और होता है हमारा, बड़ा इंपॉर्टेंट केंद्र है वो, उसको बोलते हैं केंद्रक, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या है साहब, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के अंदर यदि आपने इस शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्यबिंदु को मिला दिया, ये इसका मध्यबिंदु मान लेते हैं हम, इस भुजा का मध्यबिंदु है ये, आपने इसको मिला दिया इससे। अब ये कोण का अर्धक नहीं कह रहा हूं मैं, कोण का अर्धक नहीं कह रहे हैं हम, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्यबिंदु मिला रहे हैं हम, इसका भी मध्यबिंदु मिला देते हैं हम। ये मध्यबिंदु मिला दिया, इसका भी मध्यबिंदु मिलाते हैं हम। तो देखो यहीं हो जाएगी ये, अगर सही चित्र बना रखा है हमने तो। अभी कच्चा चित्र है इसलिए आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन ये सभी हमारे पास जो दिख रहे हैं, जैसे ये बिंदु आ गया। अब ये बिंदु कैसे आया कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं के मध्यबिंदु मिलाए हमने, और जहाँ ये तीनों मिले वो कहलाता है केंद्रक, सेंट्रोइड कहते हैं इसको। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, और इसको मैं ओ कह देता हूँ, इसको जी कहते हैं वैसे, जी जी कह दिया इसको। इसको कई बार गुरुत्व केंद्र भी कहते हैं हम, गुरुत्व केंद्र भी इसको कह सकते हैं हम, कभी कभी गुरुत्व केंद्र के नाम से जाता है। अब बात यह कि ये जो तीनों आपने लाइन खींची, इनका एक नाम और भी होता है, इनको कहते हैं माध्यिकाएं, मीडियंस। अब ये भी कह सकते हैं जब किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं खींची जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। तो किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, ये माध्यिका है। कोई भी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है वो उस त्रिभुज को दो समान क्षेत्रों में डिवाइड कर देती है। समान क्षेत्र का मतलब है कि जितना क्षेत्रफल दे रखा हो उसको आधा कर दो तो माध्यिका मिल जाएगी हमको, या माध्यिका दे रखी तो उसने दो सम क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, तो ये माध्यिका हो गई, यही माध्यिका हो गई, और यही माध्यिका हो गई। तो तीनों माध्यिका जिस बिंदु में मिलती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाता है केंद्रक। दूसरी खासियत ये होती है कि जो माध्यिका है ये, इसके अंदर दो हिस्से रहते हैं, शीर्ष की तरफ और एक हिस्सा रहता है भुजा की तरफ। तो इसका मतलब गुरुत्व केंद्र या केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करेगा, 2:1 में। ये भी कह सकते हैं हम। इस पर भी सवाल बन जाता है कई बार कि यदि आपको पूछ लिया उसने भाई बताइए किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है,
तो आंसर देंगे साहब 2:1 में करता है। अब 2:1 का मतलब 2 हिस्से ऊपर है इसमें, 1 हिस्सा नीचे। अगर ये पूरी भुजा आपको दे दी जाए तो आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो पूरी भुजा मैंने 15 दे दी आपको, 15 का मतलब 3 अनुपात का मान दे दिया, 2 अनुपात ऊपर 1 अनुपात नीचे है, तो 3 का मान 15 हो गया, 1 का मान 5 आ गया। जो 1 का मान 5 आ गया तो 5 ये हो जाएगा और 5 का डबल 10 ये हो जाएगा। तो आप किसी भी कंडीशन के अंदर आपको यदि कोई माध्यिका की लंबाई दे रखी हो तो उस माध्यिका के अंदर गुरुत्व केंद्र से ऊपर और उसके नीचे जो भुजाएं उसको भी निकाल सकते हैं। जो अनुपात इसका है वही अनुपात इसका है, ये भी 2:1 हो गया और ये भी आपका 2 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि प्रत्येक कंडीशन में माध्यिका कोई भी खींचिए आप, प्रत्येक माध्यिका को केंद्रक किस अनुपात में डिवाइड करेगा, 2:1 में। तो दो बात याद रखेंगे हम कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, तीनों मीडियंस जहां मिलती हैं वो कहलाता है सेंट्रोइड, वो कहलाता है केंद्रक। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। अब ध्यान रखना है 2 हिस्से किधर रहते हैं, 2 हिस्से रहते हैं शीर्ष की तरफ, 1 हिस्सा रहता है भुजा की तरफ। क्लियर? तो ये हमारे पास इसका चित्र हो गया। लेकिन अगर यही काम हम समकोण त्रिभुज में करें, वो कैसे करेंगे, देखो वही बना देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आपने यदि तीनों माध्यिकाएं मिलाई तो देखो ऐसे मिला दिया, ऐसे मिला दिया और ऐसे मिला दिया, थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन ध्यान रखें सीधा है बिल्कुल। अब ये जो पॉइंट मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये वाला, ये माध्यिका, ये माध्यिका, यही माध्यिका, तीनों मीडियन से मिल रही है। तो देखो ये हमारा जी आ गया ना। अब आप ध्यान से देखो, आप मध्य बिंदु मिलाया हमने यहाँ पर, तो इसका अनुपात 2:1 ही तो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है किसी समकोण त्रिभुज के अंदर, ये हमारा कौन सा केंद्र है बताओ। अभी मैंने समकोण त्रिभुज बनाया था तो यहाँ पर हमारा लंब केंद्र आया था, ये हमारा केंद्र आ चुका है और ये हमारा परिकेंद्र था। तो इसका अर्थ ये निकला कि यदि हमारे पास में कोई विषमबाहु त्रिभुज है, समकोण से मतलब नहीं है, यदि कोई हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज है तो अंतः केंद्र, सॉरी ये कौन सा केंद्र था, लंब केंद्र, और ये कौन सा है, केंद्रक, और ये कौन सा है, परिकेंद्र। ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित हैं। जब एक ही रेखा पर स्थित हैं तो इसको कहते हैं संरेखीय, कोलिनियर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ये त्रिभुज हमारा एबीसी है तो इसका मतलब है कि यहाँ बी की जगह पर क्या बताओ, बी पॉइंट पर हमारा लंब केंद्र है, जी पर क्या बताओ, केंद्रक है, और ये भी देखा था हमने कि मध्य बिंदु आ गया समकोण त्रिभुज का, मध्य बिंदु तो मिलाते हैं इसको हम। तो ये जो हमारे पास सब जो डी मान लेते हैं इसको हम, तो डी जो है हमारे पास क्या है यहाँ पर बताओ, परिकेंद्र है। तीनों केंद्र हमारे पास एक ही त्रिभुज के अंदर दिख रहे हैं यहाँ पर, और तीनों केंद्र बिल्कुल फिक्स है और तीनों केंद्र एक ही लाइन पर हैं। जब एक ही लाइन पे आ रहे हैं तो इसका मतलब होता है संरेखीय। अब आप कहेंगे साहब कि यदि संरेखीय समकोण में आते हैं, किसी और में भी आते हैं। भाई यदि कोई विषमबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज कह दिया फिर तो भैया सब सेंटर एक ही जगह मिल जाएंगे हमको, ठीक है ना। लेकिन अगर ये विषमबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो हमारे पास, तो आपको सेंटर अलग दिखेंगे उसमें, लेकिन वो एक ही रेखा पर दिखेंगे। तो यहाँ पर कहते हैं इसको कोलिनियर, संरेखीय। तो ये हमारे चारों सेंटर हो गए। इन चारों सेंटरों के बाद में कुछ और बात करते हैं हम। जैसे मान लो मैंने आपको सवाल दिया, ये हमारा कोई ट्रायंगल है और यहाँ पर कह दिया उसने कि ये ओ अंतः केंद्र है, और ये एंगल दे दिया आपके लिए 40 डिग्री। कोण ए दे रखा है यहाँ पर कितना डिग्री, 40 डिग्री, और पूछ रहा है हमसे बीओसी। बीओसी बताओ। अब यदि आपको प्रॉपर्टी याद है तो कई बार चित्र बना हुआ आता है, कई बार बना हुआ नहीं आता। वो क्लियर कहता है भाई एबीसी एक कोई त्रिभुज है जिसमें कोण ए 40 डिग्री है और ओ उसका अंतः केंद्र है, तो बताओ कोण बीओसी कितना होगा।
जब उसने क्लियर कर दिया कि भाई अंत्य केंद्र है, इन सेंटर है, तो आप इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं, आपको ये निकालना है अब। तो कौन बताओ BOC बराबर कितना था, 90 प्लस a/2 था, ए का मतलब 40 है यहाँ पर, तो 40 का आधा करो यहाँ पर 20 हो गया, और इसका मतलब 110 डिग्री आ गया। 90 में 20 जोड़ो कितना गया, 110 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 110 डिग्री। ऐसे इसका क्वेश्चन हमको आता है, तो आराम से कर सकते हैं हम। यदि प्रॉपर्टी याद हो गई तो क्वेश्चन करने में क्या दिक्कत है। अब ध्यान ये रखना है कि यदि यहाँ पर ये अंत्य केंद्र नहीं होता, परिकेंद्र होता, सरकम सेंटर होता, तो आप यदि 40 यहाँ देंगे तो इसको फिर डबल करना पड़ेगा, उसमें डबल था। और यदि ये लंब केंद्र होता तो लंब केंद्र में क्या करते हैं हम, 180 में से एक घटाते हैं हम। तीनों बिल्कुल याद करने हैं आपको। अंत्य केंद्र में 90 प्लस a/2, परिकेंद्र में डबल ए, और लंब केंद्र में क्या था, 180 माइनस ए। इसके बाद जैसे मान लो अभी देख रहे थे हम कि भाई ये हमारा त्रिभुज था, इस त्रिभुज के अंदर मैं कह रहा था आपसे ये माध्य का है। अगर मैंने कहा भाई ABC कोई ट्रायंगल है और AD माध्य का है, AD क्या कर दिया माध्य का, मीडियन। तो मैं अभी बता रहा था आपके लिए किसी भी त्रिभुज की कोई माध्य का उस त्रिभुज को दो सम क्षेत्रों में डिवाइड करती है। इसका मतलब क्षेत्रफल यदि इसका यहाँ पर x होगा तो इसका क्षेत्रफल भी यहाँ x हो जाएगा। इसका मतलब कुल क्षेत्रफल, सपोज करो कुल क्षेत्रफल यदि हमारे पास में 60 होगा तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 30 हो जाएगा, इसका भी क्षेत्रफल 30 हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल देकर के किसी एक का पूछ सकता है। उसने बोला भाई किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 60 है, तो बताओ ABD का क्षेत्रफल बताओ, लेकिन उसने क्लियर कर रखा है AD माध्य का है, तो निकाल सकते हैं आराम से। अब माध्य का कोई भी हो सकती है, ये भी खींच सकता है वो, ये भी खींच सकता है वो, कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन अब तीनों माध्य का खींच देता हूं मैं, देखो अगर मैं इसको खींचता हूं तो देखो ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, और ये हमारे पास में क्या चुका है अब, G केंद्र का गया। अब यहां पर AD माध्य का हो गई, BE माध्य का हो गई, और CF मान लेते हैं इसको। अब आप देखो ट्रायंगल ABC है, AD BE तथा CF माध्य का है। जो G बिंदु पर मिलती हैं। अब आप ध्यान से देखो, इस G बिंदु मिलती है तो यहाँ पर कितने पार्ट हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 पार्ट हो गए इसमें। अंदर ही अंदर 6 पार्टों में डिवाइड हो गया नहीं, तो ये अंदर ही अंदर 6 पार्टों में यदि डिवाइड हो गया तो ये सारे ही जो क्षेत्र है वो समान है। जब सारे क्षेत्र समान है तो इसका मतलब एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 त्रिभुज हो गए हमारे पास में। ये 6 त्रिभुज आपके सेम है। सेम का मतलब यदि सपोज करो कि मैं कहता हूं आपसे यदि कुल क्षेत्रफल सपोज करो पूरे त्रिभुज 6 है, कितना है 6, तो इसका मतलब ये एक हो जाएगा, ये भी 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 एक हो जाएगा। सभी त्रिभुज सेम है। अब मैंने कहा आपसे कि भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास में 6 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताओ BGC का क्षेत्रफल क्या है, BGC यानी ये देखो दोनों आगे, इसमें एक और एक 2 गया, तो उस कंडीशन में आंसर क्या देंगे हम, 2 वर्ग सेंटीमीटर दे देंगे। तो यदि आपके लिए पूरे का दे रखा है तो किसी एक का पूछ सकता है, किसी एक का दे रखा है तो पूरे का पूछ सकता है, 3 पूछ सकता है, 1 2 3 पूछ लिया तो फिर तो आपका आधा हो जाएगा। अब आप देखो 1 2 3 और ये माध्य का हुई, आधा इधर आधा उधर, तो किसी भी त्रिभुज सकता है। अब देखो चतुर्भुज है यहाँ पर AFGE, मैंने कहा भाई कुल क्षेत्रफल 6 है, तो चतुर्भुज AFGE का क्षेत्रफल बताओ। आप ध्यान से देखो, इधर तो त्रिभुज है BGC त्रिभुज है, और उधर चतुर्भुज दिख रहा है अपोजिट में AFGE, तो बताओ कितना हो जाएगा क्षेत्रफल हमारे पास में, एक ये 2 हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल हमारा BGC त्रिभुज का है वही क्षेत्रफल AFGE का है। तो मतलब ये कहने का हमारा
कि यदि आपने तीनों माध्यिकाएं खींच दी हैं और तीनों माध्यिकाएं खींचने पर आपको यहाँ ट्रायंगल दिख रहे हैं, तो जितने भी ट्रायंगल दिख रहे हैं वो सब सेम है क्षेत्रफल के हिसाब से। जब सेम है तो ये सर्वांग सम है। जब आपके सेम क्षेत्रफल होता है तो क्या कहलाते हैं, वो सर्वांग सम भी कह सकते हैं हम। इसके बाद यदि आपको हम यहाँ पर इन तीनों को मिला देते हैं, देखो ऐसे ध्यान से देखो कि ये त्रिभुज एक और बन गया, इसके अंदर भी माध्यिकाएं खिंच गई, माध्यिकाएं खिंच गई, तो जो जी केंद्रक है हमारा, ये पूरे त्रिभुज का भी है और बीच वाले का भी है, इसका भी केंद्रक ही है। अब आप देखो जब ये माध्यिका है तो इसमें दो हिस्सा इधर रहेगा, एक हिस्सा इधर रहेगा, इसमें दो हिस्सा इधर रहेगा, एक हिस्सा इधर रहेगा, इसका दो हिस्सा इधर रहेगा, एक हिस्सा इधर रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी पूरे त्रिभुज में काम कर रही थी वो यहाँ भी काम करेगी। इसका मतलब ये हमारे पास में डी ई एफ जो त्रिभुज है हमारे पास, वो क्या है, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला त्रिभुज है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाते हैं तो जो त्रिभुज बनता है हमारा, उसका परिमाप आधा होता है मूल का और क्षेत्रफल 1/4 होता है। अब आप खुद देखो कि यदि कुल क्षेत्रफल, चलो मैं 1 मान लेता हूं, जैसे कुल क्षेत्रफल सब 1 मान लिया मैंने, कुल क्षेत्रफल क्या, पूरे त्रिभुज एबीसी का, जब एबीसी का मैंने 1 मान लिया तो बताओ इसका क्या आएगा, डीईएफ का क्या आएगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 1/4 आएगा। भाई पूरे का मैंने 1 माना है तो इस डीईएफ का तो 1/4 आएगा ना, चौथाई आएगा। अब आप देखो इस चौथाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 हिस्से हो गए, यानी चौथाई के भी 6 हिस्से हो गए, यानी चौथाई जब 6 हिस्सा करूंगा मैं तो इसका मतलब प्रत्येक हो जाएगा हमारा छठवां हिस्सा। और करो इसका, तो 1/4 को 1/6 से गुणा करते हैं हम तो 1/24 आता है। इसका मतलब ये कि ये प्रत्येक अंदर जो दिख रहा है आपको, ये भी 1/6 हो जाएगा, ये भी सॉरी 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24 1/24, यानी प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/24 हो जाएगा। जब ये 1/24 हो गया तो आप वो कह सकता है भाई कि यदि कुल क्षेत्रफल हमारा 1 है तो बताओ हमारे पास में एफ, इसको पी कह देता हूँ मैं, इसको क्यू कह देता हूँ, इसको मैं आर कह देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा क्लिष्ट हो गया, लेकिन ध्यान रखें आप, बड़ा सिंपल सिस्टम है कि पी एफ जी या पी ई जी या जी आर ई या जी डी क्यू या क्यू जी एफ, ये 6 आपको जो त्रिभुज दिख रहे हैं अंदर की साइड में, ये आपके पास सब सेम है और प्रत्येक 1/24 है। तो चौथे हिस्से का भी छठवां हिस्सा कर दिया ना, मतलब चौथे हिस्से का छठवां हिस्सा करेंगे तो 1/24 हो जाएगा। अब 1/24 की जगह 24 मान लो टोटल आप। अब यदि ये 24 हो टोटल, जैसे 1 नहीं हो यहाँ पर, अब ये 24 है, तो ये बताओ 24 का चौथा हिस्सा निकालो, 24 का चौथा हिस्सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 के भी 6 हिस्से हो गए, अब तो प्रत्येक हमारा 1 1 1 1 1 बन जाएगा। तो डिपेंड करता है कि मूल क्षेत्रफल क्या है। तो बेसिक प्रॉपर्टी समझनी है हमको कि जब हम पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हैं और केवल एक माध्यिका की बात कर रहे हैं तो 2 सम क्षेत्र, तीनों माध्यिकाओं की बात की थी मैंने अभी, तो 6 क्षेत्र हो गए थे। अब मैंने ये तीनों और मिला दिए तो इसके अंदर भी आपको देखो 6 दिख रहे हैं, लेकिन 6 जो दिख रहे हैं वो पूरे का तो चौथा हिस्सा था ना, ये चौथे का भी छठा हिस्सा हो गया। तो अब आप इसको भी निकाल सकते हो, इसको भी निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो, सबको निकाल सकते हो। अब आप देखो ये जो था हमारे पास, ये 1/6 था ये वाला, और ये हमारा 1/24 हो गया है। अगर आप 1/6 में से 1/24 घटाते हैं तो देखना 24 लघुत्तम आएगा, 4 माइनस कितना आ जाएगा, देखो 6 चौ 24, ये 3/24 हो जाएगा और इसका 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं पूछता आपसे कि भाई मुझे तो इसका बताओ, इसका 1/8 बन जाएगा, ये भी 1/8 बन जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, ये त्रिभुज जो दिख रहा है हमारे पास में, ये वाला, ये 1/6 था, 1/6 बैठेगा, देखो 1/8 में 1/24 जोड़ो, अब 24 लघुत्तम 3 + 1 4/24 बराबर 1/6। अब आप देखो सब 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8 और ये भी 1/8, और अंदर वाले सब 1/24 बन गए। तो कितने सवाल तैयार हो गए आपके, मतलब 100 सवाल तैयार कर सकते हैं यहाँ से हम केवल केंद्र के माध्यम से ही। बस एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद करनी है कि यदि हमारे पास में केवल एक माध्यिका है तो 2 समक्षेत्र, तीनों माध्यिकाएं खींच दी आपने
तो 6 समक्षेत्र हो गए थे। और यदि आपने इन बीच वाले इनको मिला दिया तो इसका मतलब है कि आपका 1/6 में से 1/24 गया तो ये 1/8 रह गया। 1/6 में 1/24 गया तो आपने एलसीएम 24 लिया, 4 - 1 हो गया, तो 3/24 मतलब 1/8 कह सकते हैं हम। तो इस प्रकार से यदि पूरा क्षेत्रफल में देता हूँ आपको 24, तो बताइए आपका ए पी एफ का क्षेत्रफल 1/8 हो जाएगा, और 1/8 का मतलब 3 हो जाएगा इसमें से, ठीक है ना। तो इतने सवाल निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सवाल कोई भी आ सकता है, सवाल की फिक्सन नहीं, एक बेसिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इस प्रकार से को तोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लो मैंने आपको दिया ट्रायंगल एबीसी, ये माध्य का है हमारे पास, और यहां पर हमारा जी बिंदु है, समझ लो ये केंद्रक है, एडी माध्य का है, और जी क्या यहां पर केंद्रक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एजी बराबर 6 सेंटीमीटर तो माध्य का एडी बताओ। ये क्वेश्चन है छोटा सा। अब ये आपको पता है कि यदि ये जी है तो आप जानते हैं भाई इनका जो अनुपात होता है ना वो 2:1 होता है। मैंने दिया आपको ए जी बराबर 6, इसका मतलब ए से जी तक 6 दे दिया, तो मैंने 2 अनुपात का मान दे दिया। अब बताओ 2 अनुपात की वैल्यू जब 6 है तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो अगर ये 6 आएगी ऊपर, ये वाली हमारे पास सपोज 6 आई, तो इसका आधा हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। तो वर्बली क्वेश्चन हो गया हमारा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी हमको। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल दे सकता है हमें, अनुपात पता होना चाहिए बस आपको। पूरा दे दिया तो 3 का मान दे दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक देता वो तो 1 का मान दे दिया आपको, ऊपर वाला दे दिया 2 का मान दे दिया आपको। तो 2 का मान जब दे दिया तो आप 1 का मान निकाल सकते हैं, पूरा भी निकाल सकते हैं आप। तो ऐसे सवाल बन सकता है इस पर, इसका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं हम सर्वांग सम, सर्वांग समता, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम के अंदर देखिए, एक त्रिभुज मैंने आपको देखो ये बनाया और दूसरा त्रिभुज आपको ये बना दिया। अगर ये त्रिभुज आपके आपस में जो कि तो एक दूसरे को ढक लें, जब एक दूसरे को, जैसे मान लो हमारे पास भी हाथ है, अगर इस हाथ ने इस हाथ को जो कि तो ढक लिया तो इसका मतलब ये आपस में सर्वांग सम है। दोनों हाथ अलग हैं, ये लेफ्ट है राइट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इन दोनों को ढक लें हम, अगर ये दोनों हाथ एक तो ढकते हैं तो इसका मतलब ये आपस में क्या है, सर्वांग सम, यानी सर्व प्लस अंग, अंग अंग समान है इसका। तो यहाँ पर आप अगर ये एबीसी बोलते हैं इसको, इसको अगर पीक्यूआर बोलते हैं हम, तो ये दोनों आपस में सर्वांग सम कब होंगे? तो इसकी कई प्रॉपर्टीज हैं, वो नाम से आती हैं। तो सबसे पहला जो काम है हमारा, उन प्रॉपर्टी याद करते हैं हम। जैसे सबसे पहले बोला मैंने आपको SAS, भुजा कोण भुजा, इसका मतलब कि ऐसे कोई भी दो त्रिभुज हो हमारे पास, दो या दो से अधिक हो, ऐसे दो या दो से अधिक त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। अब दो भुजा कोई भी ले सकते हैं इसमें आप, जैसे मान लो आपने ये भुजा ली और ये भुजा ली, तो बीच का कोण ये आ गया ना। तो इसी प्रकार से इसकी ये भुजा लेंगे, ये भुजा लेंगे, तो इसका बीच का कोण आ जाएगा। तो यदि ये दोनों आपस में सेम है, SAS का मतलब भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यदि कंडीशन ये फॉलो करता है कोई भी ट्रायंगल हमारे पास, तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। और ये सर्वांग सम का चिन्ह है, चिन्ह का मतलब ये बराबर भी है और सिमिलर भी है। यानी अगर कोण भी कोण Q के बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कंडीशन हमारी फॉलो होगी। दूसरा ASA,
ध्यान से देखो अब, कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, यानी एक भुजा। अब जैसे मान लो मैंने एक भुजा ये ले ली आपकी, और ये कोण ले लिए दोनों आपकी। ये भुजा अगर इसके बराबर है, एक भुजा और उस पर बनने वाले दोनों कोण, एक भुजा और उस पर बनने वाले दोनों कोण यदि आपस में क्या है, सेम है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये अपने आप बराबर होना ही है उसका। अगर ये बराबर है तो ये कोण अपने आप बराबर होना है। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन में भी आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे। तो इसको कहते हैं ए एस ए। तीसरा होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का मतलब एस ए भुजा भुजा भुजा, इसको कोण 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 भी कह सकते हैं हम। अगर तीनों भुजाएं असंगत भुजाएं बराबर होती हैं तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यदि आपके पास में ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा समझ लो इसके बराबर है, तो तीनों संगत भुजाएं यदि आपस में बराबर हैं, ए बी बराबर पी क्यू हो गया, बी सी बराबर क्यू आर हो गया और ए सी बराबर पी आर हो गया, तो ये त्रिभुज भी आपस में क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। और ये हमारा साइन जो होता है वो किसका चिन्ह बताता है, सर्वांग समता का चिन्ह हमारा है। 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट और आर एच एस। ये आर एच एस का मतलब होता है राइट एंगल के अंदर, यानी समकोण त्रिभुज में काम करेगा ये। जैसे मान लो मेरे पास 2 समकोण त्रिभुज हैं ऐसे, एक ये वाला है, एक ये वाला है। ये अगर एबीसी है, ये अगर पी क्यू आर है, तो ध्यान से देखो, आर का मतलब होता है राइट एंगल, इसका मतलब होता है 90 डिग्री कोण। इसका मतलब है कि यदि हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज के अंदर ये अगर बी 90 है तो ये भी देखो क्यू 90 है यहाँ पर। दूसरा है एच, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, इसका मतलब होता है कर्ण। ये तो 90 डिग्री कोण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये भुजा हो गई। तो कर्ण अगर कर्ण के बराबर है और ये भुजा अगर इसके बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन भी आपकी किसको फॉलो करती है, सर्वांग समता को फॉलो करती है। ये दोनों ट्रायंगल भी आपके कैसे होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इन चारों को याद करें आप, कई बार नाम से भी आते हैं। एस ए एस का मतलब भुजा कोण भुजा, ए ऐसे मतलब कोण भुजा कोण, ट्रिपल एस का मतलब भुजा भुजा भुजा, और इसका मतलब राइट एंगल मतलब होता है समकोण कर्ण और भुजा। तो ये चारों याद करेंगे। चारों कंडीशन हमारी किसकी हैं, सर्वांग समता की हैं। सर्वांग समता का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो क्षेत्रफल इसका होगा वही क्षेत्रफल इसका होगा, यानी दोनों ट्रायंगल सेम है, एक दूसरे को ढक रहे हैं आपस में। बस ये एबीसी बोल रहे हैं हम, ये पी क्यू आर बोल रहे हैं हम। या सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये समझो आप कि जब हम कोई फोटो कॉपी कराते हैं, आपने कहा भाई फोटो कॉपी जो की तो कर दे इसकी, जो की तो मतलब है कि उसमें साइज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज कॉपी होगी आपकी, तो कहलाएंगे आपस में सर्वांग सम। अब आप कहते साहब इसकी बड़ी साइज कर दे, अब कोई छोटी साइज की बड़ी साइज करवाते हैं हम, तो उसके कोण नहीं बदलते हैं, केवल भुजाएं बढ़ती हैं उसकी, तो वो कहलाते हैं फिर समरूप, वो कहलाते हैं समरूप। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है कि सभी जो सर्वांग सम होते हैं ना, जैसे ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है, तो साथ में समरूप भी हैं। तो ये जो इंडिकेशन है समरूप का है, इक्वल और सिमिलर, यानी सर्वांग सम भी है और समरूप भी है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि सभी सर्वांग सम त्रिभुज जो होते हैं आपस में समरूप भी होते हैं। उल्टा नहीं कह सकते, लेकिन हम सभी समरूप सर्वांग सम होते हैं। समरूप में तो साइज बढ़ जाती है ना, लेकिन एंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी समरूप की भी कंडीशन काम करेगी। तो आप दूसरा समझते हैं हम समरूपता। समरूपता सिमिलरिटी, इसमें जैसे मान लो हमारे पास में ट्रायंगल ऐसा है, एक तो एक ट्रायंगल आपको बढ़ा दे दिया मैंने, ये समझ लो एबीसी ट्रायंगल है, ये आपका पी क्यू आर ट्रायंगल है।
ये आपस में सिमिलर कब होंगे, ये चिन्ह सिमिलर का होता है अगर कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये तो कोण बराबर होंगे ही। लेकिन अगर सपोज करो ये 2 है और ये सपोज 6 आ गई तुम्हारे पास, आप ध्यान से देखो, अगर ये 2 है 6 आ गई तो तिगनी हो गई, तो यदि ये 3 होगी तो फिर ये आपको 9 ही मिलेगी उसमें, यदि ये हमारे पास 5 होगी तो इसमें 15 ही मिलेगी आपको इसमें। इसका मतलब होता है कि भुजाएं समानुपात में हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हुई कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज ऐसे हों जिनकी भुजाएं समानुपात में हों, साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम, तो यानी संगत कोण बराबर, यानी ए के बराबर पी है, बी के बराबर क्यू है और सी के बराबर आर है, और भुजाएं समानुपात में। समान मतलब होता है कि जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इनका है, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो क्या ये हमारा त्रिभुज बन सकता है ऐसा? मुझे बताओ, ये त्रिभुज बन सकता है क्या? मैंने आंकड़े लिख रखे हैं सामने आपको, 2 3 5। क्या ये त्रिभुज की भुजाएं संभव हैं? ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि कोई त्रिभुज कब बन सकता है। मैंने आपको भुजा दे रखी है यहाँ पर, क्या मैंने सही लिख रखा है? यहाँ पर सही नहीं लिख रखा है, क्योंकि देखो 3 और 2 5 और यही 5, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर बैठ रहा है, तो बराबर नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। यदि यहाँ पर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तो 6 बड़ा हो गया 5 से, 5 और 4 9 बड़ा हो गया 2 से, और 5 और 2 7 बड़ा हो गया 4 से, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो लिखा था मैंने 2 3 5, तो वो त्रिभुज नहीं बन सकता, क्योंकि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, बराबर नहीं। हाँ, अब इसको देखो 12 कर सकते हैं फिर हम, तो ऐसा नहीं कोई भी त्रिभुज बना देंगे हम, कोई भी आंकड़ा ले लेंगे, लेकिन समझने के लिए भी हमको सही त्रिभुज बनाना चाहिए। तो ये आपका त्रिभुज छोटा है, ये बड़ा है, बस एंगल सेम है, साइज बढ़ा दी बस। जब साइज बढ़ा देते हैं तो वो कहलाता है समरूप, सिमिलर। तो आपकी जो परिभाषा हुई इसकी वो क्या हुई, डेफिनेशन बनी कि भाई जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुज कैसे हों जिनके संगत कोण बराबर और भुजाएं समानुपात में। इसका मतलब होता है कि ए बी और पी क्यू का जो अनुपात है वही बी सी और क्यू आर का अनुपात है, और वही ए सी और पी के आर का अनुपात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है समरूपता की, इसके ऊपर हमारे लिए सवाल बनते हैं, सवाल करेंगे हम लोग, ठीक है ना। बस बेसिक बात याद रखो कि साइड्स आर इन प्रोपोर्शंस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम। जब भुजाएं समानुपात में तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो ही जाएंगे उसके। तो यहाँ पर आपका ए बराबर पी मिलेगा हमें, बी बराबर क्यू एन सी बराबर आर, ये समरूपता है, ठीक है ना। तो अभी बात हुई हमारी कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते। अब इनमें क्षेत्रफल दोनों का बराबर थोड़ी होगा, बराबर नहीं होगा। हाँ, लेकिन भुजाओं का अनुपात दे रखा होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, माध्यिकाओं का अनुपात निकालना, माध्यिकाएं देगा क्षेत्रफल निकालना, ये सब हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी मैंने बात बताई है आपको आज, सब बेसिक बात बताई है, इनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 3 बार इनको देख देख करके इनको याद करें आप, ठीक है ना। ओके।